सबसे पहले तो आप लोग इस डाटा को देखो। एक तरफ आपके सामने फॉर्च्यूनर की सेल्स का डाटा है और दूसरी तरफ इसके कंपटीटर्स की सेल्स का डाटा है, और इसे कैलकुलेट करने के बाद अप्रॉक्स टोयोटा फॉर्च्यूनर ने अपने सेगमेंट में लगभग 85% से भी ऊपर का दबदबा बना रखा है। मतलब टोयोटा की फॉर्च्यूनर अपने सेगमेंट में गजब का डोमिनेट किए हुए है। कोई और गाड़ी इस सेगमेंट में सेल्स के मामले में इससे कम्पीट करने की बात तो छोड़ो, इसके आसपास भी नहीं भटकती है, जो कि आपको इस डाटा में बिल्कुल क्लियर कट दिख रहा है। तो टोयोटा ऐसी क्या चीज़ अपने फॉर्च्यूनर के साथ कर रही है, या मैं बोलूँ कि फॉर्च्यूनर ऐसा क्या कस्टमर्स के ऊपर जादू कर रही है कि लोग इसे ही सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। क्यों नहीं लोग इसके कंपटीटर की तरफ जाते हैं, जबकि इसके कंपटीटर इससे कहीं ज़्यादा चीज़ प्रोवाइड करती हैं। और इसी वीडियो में हम टोयोटा की तरफ एक बढ़ती समस्या के बारे में भी बात करेंगे, और इसको ज़रूर देखना, क्योंकि ये फैक्टर सुन के आपको भी कहीं ना कहीं ये लगेगा कि हाँ, टोयोटा को इस पे ध्यान देना चाहिए, नहीं तो फॉर्च्यूनर का ऐसा डोमिनेशन सस्टेन रख पाना मुश्किल हो जाएगा टोयोटा के लिए। देखो, टोयोटा ने लोअर सेगमेंट में अपने कुछ मॉडल्स लॉन्च कर चुकी है इंडिया में, जैसे यारिस हो गई, इटियोस हो गई, कोरोला अल्टिस हो गई। ऐसे ही कई सारे मॉडल्स हैं जो कि टोयोटा ने इंडिया में लॉन्च किया है, लेकिन ये सब गाड़ियाँ मार्केट में उतनी ज़्यादा चली नहीं, और उसकी वजह से इन्हें प्रॉफिट भी ना के बराबर ही होता था। अब जब बिकेगी नहीं तो प्रॉफिट भी कहाँ से होगा, जिसका रिजल्ट ये निकला कि टोयोटा ने इन गाड़ियों को डिसकंटिन्यू ही कर दिया। और जो मैंने शुरू में बोला था ना कि टोयोटा की तरफ एक बढ़ती समस्या के बारे में, वो भी कहीं ना कहीं इसी चीज़ से रिलेटेड है, जो कि आपको कुछ देर बाद पता चल जाएगा। अब हमें इतना तो पता है कि टोयोटा अपने लोअर सेगमेंट में तो कुछ भी नहीं उखाड़ पाई है इन 25 सालों में। तो मन में ये क्वेश्चन जरूर आता होगा कि यार, इतने कम प्रॉफिट कमा के भी टोयोटा इन 25 सालों तक कैसे सर्वाइव कर रहा है इंडियन मार्केट में। बट गाइस, यहीं पर रोल में आती है इसकी फॉर्च्यूनर। भले ही टोयोटा को उसके लोअर सेगमेंट में कुछ भी ना मिलता हो, लेकिन अपर सेगमेंट मतलब 40 to 50 लाख वाले सेगमेंट में ही टोयोटा इतना अपना प्रॉफिट जनरेट कर लेता है कि उसके लोअर सेगमेंट के लॉसेस भी उसी में कवर हो जाते हैं। सोचो, इतना ज़्यादा प्रॉफिट टोयोटा को उसकी बस एक कार दे रही है, जितना उसकी लोअर सेगमेंट वाली कुछ कारें मिलकर भी उसे नहीं दे पा रही हैं। तो यही रीज़न है कि टोयोटा अभी तक इंडियन मार्केट में टिकी हुई है। अच्छा, अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि फॉर्च्यूनर ने अपने सेगमेंट पर कैसे डोमिनेट किया। इसके भी कुछ सिंपल रीजंस हैं। पहला, जो कि मैक्सिमम लोगों को आई एम श्योर कि पता होगा, और वो है इसका रिलायबिलिटी। ये बात किसी से छुपी नहीं है कि फॉर्च्यूनर की रिलायबिलिटी को लिटरली मार्केट में इसके सेगमेंट में कोई मैच नहीं कर सकता है। अभी फीचर्स की भी हम बात करेंगे आगे, लेकिन पहले हम इसकी रिलायबिलिटी पर फोकस कर लेते हैं। रिलायबिलिटी से मेरा मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपकी गाड़ी कितने सालों तक आपको बिना परेशान किए चल सकती है। मतलब उसमें एज सच कोई बड़ा इशू ना आए तब तक कितने ईयर्स तक वो बिल्कुल अच्छे से चले, और फॉर्च्यूनर हमें यही चीज़ देता है। अब ये इसके सेल्स ग्रोथ पर कैसे अफेक्ट डालता है, आओ एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कि कोई एक मिडिल क्लास आदमी है जिसका नाम है बिरजू। याद रखना, मैंने यहाँ पर बिरजू के एग्जाम्पल से आपको ये बात समझाने की कोशिश की है कि आखिर क्यों लोग फॉर्च्यूनर को ही पसंद करते हैं। मतलब आप यहाँ पर बिरजू को मास कस्टमर की तरह अज्यूम करो। अब मान लो कि बिरजू को एक फुल साइज फैमिली एसयूवी चाहिए, तो मार्केट में उसके पास कई ऑप्शंस हैं, बट जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो मिडिल क्लास है, तो अगर वो 40 to 45 लाख खर्च करेगा तब उसे एक काफ़ी लंबे समय तक चलने वाली कार चाहिए। मतलब कि एक बार अगर उसने कार ले ली तो अब से 5 से 6 सालों तक की उसकी टेंशन ख़त्म हो जानी चाहिए। उसके माइंड में ये रहता है कि अगर इतने पैसे वो लगा रहा है तो एटलीस्ट 5 से 6 साल तक तो वो गाड़ी चले बिना उसे परेशान किए, जिसमें फॉर्च्यूनर माहिर है। और ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं जो कि हमें ये दिखाता है कि फॉर्च्यूनर को आप कम से कम आराम से मोर देन 6 ईयर्स तक चला सकते हो बिना कोई एज सच बड़ा इशू आए। यहाँ पर बिरजू के लिस्ट से कुछ गाड़ियाँ तो ऐसे ही निकल गई रिलायबिलिटी के नाम पर। तो ये हो गया बिरजू का पहला रीज़न फॉर्च्यूनर बाय करने का। दूसरा रीज़न है इसका मेंटेनेंस कॉस्ट। लिटरली इस सेगमेंट की सभी गाड़ियों से इसको मेंटेन करना काफ़ी ज़्यादा ईजी है, और आपके पॉकेट पर ये डेंट भी नहीं लगने देता है। मतलब आपको इसे मेंटेन करने के लिए लिटरली ना के बराबर एफर्ट लगाना पड़ेगा, फिर भी आपकी गाड़ी बिल्कुल सही सलामत चलेगी। देखो, फिर से फॉर्च्यूनर ने मिडिल क्लास वाले बंदे को एक और रीज़न दिया इसे बाई करने का, ड्यू टू मेंटेनेंस कॉस्ट, और यहीं पर इस सेगमेंट में कुछ गाड़ियाँ मार खा जाती हैं। तीसरा रीज़न है इसका रोड प्रेजेंस। और आई एम श्योर कि आप लोग जो इस वीडियो को देख रहे हो, आपने एक ना एक बार फॉर्च्यूनर ज़रूर देखी होगी,
तो मुझे लगता है कि इस वाले पॉइंट के बारे में आप मुझसे बेहतर जानते हो कि फॉर्च्यूनर की क्या ही गज़ब की रोड प्रेजेंस है इंडियन रोड्स पर। अब आते हैं फोर्थ पॉइंट पर। ये वाला पॉइंट सबसे इम्पॉर्टेंट है और शायद मेरे ओपिनियन में ये सबसे बड़ा रोल प्ले करता है फॉर्च्यूनर की इनसेन सेल पर, और वो है हम इंडियन का माइंडसेट। चलो इसे और सिंपल वे में समझते हैं। जैसा कि आप जानते हो कि फॉर्च्यूनर का इस वक्त कितना ज़्यादा क्रेज़ है कि पॉलिटिशियंस की ये प्राइमरी कार मानी जाती है। इनफैक्ट कई सेलिब्रिटीज़ भी कभी कभी हमें इसमें चलते हुए दिख जाते हैं, और मूवीज़ ने तो ऑब्वियसली इसकी इमेज को और भी ज़्यादा बूस्ट दे दिया है। हमारे दिमाग में ये चीज़ बैठ गई है कि फॉर्च्यूनर रेप्यूटेड गाड़ी है, और जो कि है भी, तो हमारा माइंडसेट भी ये बन जाता है कि एक दिन हमें भी ये गाड़ी ओन करनी है, चाहे भले ही इसमें 1000 कमियाँ हों, बट एक ड्रीम बन जाता है इसे ओन करने का। और ख़ासकर इसका इम्पैक्ट हमें रूरल एरिया में ज़्यादा दिखता है। देखो, मैं ये नहीं बोल रहा कि अर्बन में इसका क्रेज़ नहीं है, बट रूरल में थोड़ा ज़्यादा है, और वो इसी माइंडसेट की वजह से है। एक फैक्टर ये भी है कि फॉर्च्यूनर को साल 2008 में लॉन्च किया गया था, जब इस सेगमेंट में बस कुछ गिनी चुनी गाड़ियाँ ही आती थीं। तो उन गिनी चुनी गाड़ियों में से भी लोगों ने फॉर्च्यूनर को ही प्रेफरेंस दिया। मतलब साल 2008 से लेकर आज तक फॉर्च्यूनर का क्रेज़ है। तो हमारा बिरजू जिसे गाड़ी लेनी है, उसके दिमाग में ये तो ज़रूर ही रहेगा कि फॉर्च्यूनर साल 2008 से चलती आ रही है, तो इस पे आराम से ट्रस्ट किया जा सकता है, क्योंकि इन 15 सालों में फॉर्च्यूनर ने कस्टमर्स के ऊपर एक ट्रस्ट वर्दी फैक्टर बिल्ड कर लिया है, जिसे हम सब इसकी ब्रांड वैल्यू भी बोलते हैं। तो इसकी वजह से भी ये गाड़ी काफ़ी बिकती है, और अब हमारे बिरजू को ऑलमोस्ट क्लियर हो गया है कि उसे कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। अगर यहाँ तक देखें तो बिरजू के ऑब्वियसली एक फुल साइज एसयूवी वाले सारे नीड्स पूरे हो रहे हैं, जैसे कि रिलायबिलिटी, पॉकेट फ्रेंडली, मेंटेनेंस कॉस्ट, ट्रस्ट वर्दी फैक्टर और थोड़ा सा माइंडसेट, जो कि सारे मैंने जस्टिफाई कर दिए हैं पहले ही। बट उसका एक और सबसे बड़ा रिक्वायरमेंट होता है गाड़ी लेते वक्त, वो है फीचर्स। चलो इसके बारे में हम कुछ देर बाद बात करेंगे, बट अभी के लिए हम ये देखते हैं कि फॉर्च्यूनर ने अपने सेगमेंट में एक के बाद एक अपने राइवलरीज को कैसे बीट किया। देखो, कुछ तो इससे रिलायबिलिटी के मामले में मार खा गए, कुछ तो अपना ट्रस्ट इंडियन मार्केट में फॉर्च्यूनर के आगे बना ही नहीं पाए, तो वो वहाँ फेल हो गए, और कुछ अभी अभी लॉन्च हुए हैं, तो उनके बारे में अभी से ही कुछ बोलना ठीक नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है कि वो आने वाले टाइम में फॉर्च्यूनर को बीट कर दें, या ऐसा भी हो सकता है कि वो भी इन गाड़ियों की तरह फॉर्च्यूनर का कुछ न बिगाड़ पाए। बट गाइज, एक ऐसी गाड़ी है, या मैं यूँ बोलूँ कि थी, जिसने लिटरली फॉर्च्यूनर के नाक में दम कर रखा था अपने ही सेगमेंट में, और वो थी एंडेवर। पर्सनली मुझे तो अभी तक यही एक ऐसी गाड़ी लगी है जिसने फॉर्च्यूनर को हर एस्पेक्ट पर टक्कर दी है, बट अनफॉर्चुनेटली वो भी कंपनी इंडिया से चली गई। तो फॉर्च्यूनर को जो थोड़ा मोड़ा कंपटीशन भी मिल रहा था उसके सेगमेंट में, वो भी अब ख़त्म हो गया है। मतलब कि अब फॉर्च्यूनर के लिए और भी ज़्यादा आसान हो गया है अपने सेगमेंट में किंग बने रहने के लिए। चलो एक बार फिर से हम अपने बिरजू भैया को लाते हैं और अब उनके पर्सपेक्टिव से देखते हैं। देखो, उसके मैक्सिमम नीड्स तो फॉर्च्यूनर ने फुलफिल कर दिए, बट उसकी एक मेजर नीड को फॉर्च्यूनर फुलफिल करने में फेल हो गई, और वो है फीचर्स। दरअसल रिलायबिलिटी के मामले में तो इस गाड़ी के आसपास भी कोई नहीं भटकता है, बट फीचर्स के मामले में ये लिटरली अपने प्राइस पॉइंट के आधे प्राइस वाले गाड़ी से भी हार जाती है। अब हमारा बिरजू यहाँ पर दुविधा में पड़ गया कि उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली एक मिडिल क्लास वाले बंदे के लिए 40 to 45 लाख काफ़ी एक बड़ा अमाउंट होता है, तो उसे वो काफ़ी सोच समझ कर खर्च करता है। अगर वो 40 to 45 लाख तक लगा रहा है कोई गाड़ी लेने में, तो वो कुछ फीचर्स भी एक्सपेक्ट करता है। नो डाउट फॉर्च्यूनर में फीचर्स है, बट ये फीचर्स इसके प्राइस को जस्टिफाई नहीं करते। तो वो बंदा भी सोचता है कि यार इतने पैसे लगाने के बाद भी इतने कम फीचर्स की गाड़ी क्यों ही लूँ मैं। बट गेस व्हाट, वो फिर भी फॉर्च्यूनर को ही परचेज करता है। अब ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि वो एक मिडिल क्लास का बंदा है, और ये बात मैंने आपको पहले ही बताई है कि जब वो इतनी महंगी 40 to 45 लाख की गाड़ी लेता है, तो उसके मन में रहता है कि गाड़ी 5 से 6 सालों तक तो एटलीस्ट चले। तो यहाँ पर उसे अपने फीचर्स के सपने को सेक्रीफाइस करना होता है, क्योंकि उसे फीचर से ज़्यादा रिलायबिलिटी चाहिए, तो वो फॉर्च्यूनर को ही प्रीफर करता है। उसको ये लगता है कि गाड़ी मेरी सही सलामत चलनी चाहिए, भले ही उसमें 4-5 फीचर कम ही क्यों ना हो। और इसी में फॉर्च्यूनर की सारी कंपटीटर्स पीछे हो जाती हैं, क्योंकि वो फीचर्स तो फॉर्च्यूनर से 10 टाइम्स बेटर देती हैं, बट फॉर्च्यूनर की जितना रिलायबिलिटी प्रोवाइड नहीं कर पाती, और लोग फीचर से ज़्यादा रिलायबिलिटी में विश्वास रखते हैं। हाँ, होते हैं काफ़ी सारे लोग जो कि फ़ीचर को भी प्रीफर करते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि सारे लोग ही रिलायबिलिटी के पीछे जाते हैं,
तभी तो इसकी कंपटीटर्स की भी कुछ सेल हो जाती हैं। बट मेरे ओपिनियन में ज़्यादातर लोग रिलायबिलिटी को ही प्रेफर करते हैं, जो कि हमें फॉर्च्यूनर की सेल से साफ साफ दिख रहा है। देख रहे हो फॉर्च्यूनर में फीचर्स ना होते हुए भी ये गाड़ी कितनी तेज़ी से बिक रही है। मतलब फीचर्स वाला फैक्टर भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। बट गाइस, आने वाला टाइम फॉर्च्यूनर के लिए थोड़ा मुश्किल होने वाला है। चलो इसे थोड़ा और सिंपल वे में बताता हूँ आपको। देखो, मैंने आपको पहले भी बताया था कि फोर्ड एंडेवर कैसे फॉर्च्यूनर को टक्कर दे रही थी उसके सेगमेंट में, लेकिन वो फॉर्च्यूनर को हरा नहीं पाई। और अभी हमने देखा कि कैसे फोर्ड इंडिया को क्विट करके चली गई। तो नो डाउट कि फॉर्च्यूनर के लिए अपने सेगमेंट में डोमिनेट करना और भी ज़्यादा आसान हो गया है। बट इट्स वेरी पॉसिबल कि फोर्ड दोबारा से वापसी कर सकती है इंडिया में, और यहीं पर फॉर्च्यूनर को दिक्कत होने वाली है। क्योंकि अगर हम देखें तो फोर्ड एंडेवर हर एस्पेक्ट में फॉर्च्यूनर को टक्कर देने की कैपेबिलिटी रखती है, चाहे भले ही वो रिलायबिलिटी ही क्यों ना हो। और वैसे भी ये ब्रांड लोगों की नज़रों में आ गई है जाने के बाद, क्योंकि ये छोटी मोटी न्यूज़ नहीं थी। तो फॉर श्योर काफ़ी लोगों ने इसे नोटिस किया कि फोर्ड इंडिया से चली गई। तो जो नहीं भी जानते थे फोर्ड के बारे में, उन्होंने भी जान लिया। तो ये लोग जाते जाते भी अपना फैन बेस बना ही गए इंडिया में। और अगर इस कंडीशन में फोर्ड ने वापसी की इंडिया में, तो फॉर्च्यूनर के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा पावर में रहना, क्योंकि एंडेवर में आपको फॉर्च्यूनर से ज़्यादा फीचर्स भी मिलते हैं और रिलायबिलिटी में भी वो फॉर्च्यूनर को टक्कर दे सकती है। याद रखना, मैंने यहाँ दे सकती है बोला। और फॉर्च्यूनर की टेंशन और भी ज़्यादा बढ़ाने के लिए इन्होंने ग्लोबल लेवल पर अपनी नई एंडेवर मतलब एवरेस्ट को लॉन्च कर दी है, और लिटरली उसमें इन्होंने एक से बढ़कर एक फीचर्स दिए हैं। और अगर ये एंडेवर दोबारा से इंडिया में आई तो फॉर्च्यूनर को कड़ा कॉम्पिटिशन मिलने वाला है। बट याद रखना कि आप इस चीज़ को बस एक कॉन्स्पिरेसी की तरह ही लो, क्योंकि अभी तक हमें ऐसे कोई सॉलिड प्रूफ्स या हिंट्स नहीं मिले हैं जो कि ये बताते हो कि फोर्ड दोबारा से इंडिया में आएगा ही। हो सकता है कि वो ना भी आए, या हो सकता है कि वो वापस आए, तो कुछ भी कंफर्म नहीं है अभी। और मेरे ख्याल से टोयोटा ने इस आने वाले खतरे को प्रेडिक्ट कर लिया है। अब मैंने ऐसा क्यों बोला? देखो, आने वाले टाइम में उन्हें या तो फॉर्च्यूनर में कुछ फीचर्स को ऐड ऑन करना चाहिए जो कि इसके करंट प्राइस को कम से कम जस्टिफाई कर सके, और अगर वो भी नहीं तो सेकंड ऑप्शन ये बचता है कि इन्हें अपने लोअर सेगमेंट वाली गाड़ियों पर ध्यान देना चाहिए। मतलब उन्हें अपनी लोअर सेगमेंट वाली गाड़ियों की सेल्स बढ़ानी होगी, ताकि अगर उन्हें अपर सेगमेंट वाली गाड़ियों से लॉस हो तो उनके पास बैकअप के लिए कम से कम लोअर सेगमेंट वाली गाड़ियों की अच्छी सेल्स हो सके। नहीं तो फिर इनके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा फ्यूचर में मार्केट में कम्पीट कर पाना। और टोयोटा ने इस बात को अच्छे से समझ लिया है, और उसका रिजल्ट ये है कि ये अब अपनी लोअर सेगमेंट वाली गाड़ियों पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। और वो कैसे? वो ऐसे कि इन्होंने अब हाल ही में मारुति के साथ अपना जॉइंट वेंचर बना लिया है। मतलब कि मारुति, जो कि लोअर सेगमेंट में अभी इंडिया में राज कर रही है और नंबर 1 स्पॉट को पकड़ के बैठी है इंडिया में, उसके साथ इन्होंने हाथ मिला लिया है ताकि टोयोटा भी लोअर सेगमेंट में कुछ अच्छी सेल्स कर पाए मारुति की हेल्प से। और ये हमें दिख भी रहा है कि जब से इन्होंने मारुति के साथ हाथ मिलाया है, तब से इनकी अर्बन क्रूज़र, ग्लैंजा जैसी गाड़ियाँ कितनी तेज़ी से बिक रही हैं। और वो इसलिए क्योंकि अर्बन क्रूज़र मारुति की विटारा ब्रीजा की रीबैच्ड वर्जन है और ग्लैंजा मारुति के बलेनो की रीबैच्ड वर्जन है। मतलब कि देखो, इन्हें फ़ायदा तो हुआ है लोअर सेगमेंट में मारुति की वजह से। तो ये हमें दिखाता है कि कैसे टोयोटा अपने आप को इम्प्रूव कर रहा है अपने लोअर सेगमेंट में भी। बट यार, मेरे ओपिनियन में इन्हें फॉर्च्यूनर में भी कुछ फीचर्स को तो ऐड ऑन करना ही चाहिए, क्योंकि ऐसा करने पर हम प्रॉपरली ये बात बोल सकते हैं कि हाँ, फॉर्च्यूनर अपने प्राइस पॉइंट के हिसाब से टोटली वर्थ इट है। और यार, ये टोयोटा वालों की पता नहीं फॉर्च्यूनर से ही क्या दुश्मनी है कि वो इसमें फीचर्स ही नहीं देते हैं। क्योंकि अगर आप उनकी ग्लैंजा को देखो, जो कि इन्होंने अभी अभी लॉन्च की है, इन्होंने उसमें एक से बढ़कर एक फीचर्स दिए हैं। सोचो, 10 लाख में आपको इतने बम्पर फीचर्स मिलते हैं जो कि 45 लाख के फॉर्च्यूनर में कहीं नामो निशान तक नहीं है। बट अभी प्रेजेंट टाइम में अगर आप रिलायबिलिटी को ही इम्पोर्टेंस देते हो तो नो डाउट फॉर्च्यूनर इज़ द बेस्ट फॉर इट, क्योंकि आपको एक ही जगह सब कुछ एक साथ नहीं मिल सकता। और ये बात हर फील्ड में अप्लाई होती है। जैसे अगर फॉर्च्यूनर में रिलायबिलिटी है तो आपको फीचर्स से थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा, और अगर आपको फीचर्स चाहिए तो आपको रिलायबिलिटी से थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा। और अगर मुझसे भी पूछो कि मैं क्या चूज़ करूँगा, तो मैं फीचर्स से ज़्यादा रिलायबिलिटी को ही इम्पोर्टेंस दूंगा, क्योंकि गाड़ी का चलना ज़रूरी है, बजना नहीं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दे देना। नीचे ऐसे करके एक सिंबल आ रहा होगा, उसे बस प्रेस कर दो।
और अपने कार एंथुसियास्टिक फ्रेंड के साथ इसे शेयर ज़रूर करना। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना यार। देखो ऐसे करके एक आ रहा होगा तुम्हारे स्क्रीन पर, बस उसे प्रेस कर दो और वो ग्रे हो जाएगा।